नमस्कार। राहुल के तेवर से मोदी हैरान है। राहुल गांधी के तेवर से नरेंद्र मोदी हैरान है। जेडीयू भी चौंका रहा है। इजराइल को गोला बारूद देना बंद करे भारत। यानी जेडीयू ने विरोध के लिए एक नया तरीका ढूंढ लिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा क्यों है कि राहुल गांधी के तेवर ने नरेंद्र मोदी को और उनकी पूरी सरकार को परेशान कर दिया है। आप कहेंगे क्या है, क्यों आप ऐसा कह रहे हैं कि परेशान कर दिया है? दरअसल पूरी भारतीय जनता पार्टी अकेले राहुल गांधी के खिलाफ पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। पूरे देश में जगह जगह राहुल गांधी के खिलाफ उनको घेरने वाली बातें की जा रही हैं। जो सोशल मीडिया है वहां राहुल गांधी को सेंटर में रखकर भारतीय जनता पार्टी लगातार आक्रमण कर रही है। और ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है कि राहुल गांधी सीधे चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर चुनौती दी है कि जातीय जनगणना कीजिए प्रधानमंत्री जी, अन्यथा दूसरा प्रधानमंत्री आकर ये काम करेगा। अब ये बात जो है कि प्रधानमंत्री को सीधे इस बात के लिए चुनौती देना कि आप जातीय जनगणना कीजिए या फिर ये काम कोई दूसरा आकर करेगा। जातीय जनगणना एक ऐसा विषय है जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी पसोपेश में है। न तो जातीय जनगणना का वो विरोध कर पा रही है और न ही इसको स्वीकार कर पा रही है। सच ये है कि बिहार में जो जातीय जनगणना हुई थी उसका भारतीय जनता पार्टी ने भी समर्थन किया था। बल्कि बिहार में हुई जातीय जनगणना न कहें, जातीय सर्वेक्षण कहना चाहिए। तो अभी राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हम जाति जनगणना और उसी आधार पर सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण और देश का एक्सरे लाना चाहते हैं, ताकि ये पता चल सके कि कौन सी जाति कौन कहाँ खड़ा है आर्थिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, और ये तुलना की जा सके कि शासन के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग इसमें, जैसे सौंदर्य प्रतियोगिता में, खेल में, फिल्म में, सरकारी नौकरी में, उन सब जगहों पर कौन कितना खड़ा है, किस रूप में खड़ा है। लेकिन इस बात को अलग ढंग से भारतीय जनता पार्टी पेश कर रही है कि जातीय जनगणना करने से देश जातियों में बंट जाएगा। ये बात कही जा रही है। विरोध कहीं नहीं कर रहे कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लेकिन कह ये रहे हैं कि जातीय जनगणना करने से देश जातियों में बंट जाएगा। राहुल गांधी हिंदुओं को बांटने की साजिश कर रहे हैं। अब थोड़ा सा ठहर कर सोचिए, हिंदुओं को किसने बांटा है? हिंदुओं को जातियों में किसने बांटा है? राहुल गांधी ने जातियां बना दी क्या? हिंदुओं को बांटने का काम मनु स्मृति ने किया है, मनुवाद ने किया है, जिसको जाति व्यवस्था को जो लोग फॉलो करते हैं। अरे जन्म होते साथ इस धरती पर इंसान ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र बन जाता है। जन्म लेते साथ। हिंदू तो बाद में बनता है, पहले ये बनता है कि वो किस जाति का है। और धर्म तो हिंदू के रूप में आजकल बोला जाने लगा है, सनातन बोलते हैं, कोई हिंदू बोलते हैं, लेकिन पहले जाति होती है। जाति के साथ पैदा होते हैं हिंदुस्तान में लोग। राहुल गांधी ने किया क्या ये व्यवस्था? तो जब जाति व्यवस्था खत्म नहीं कर पा रहे हो, नफरत, जातीय नफरत
एक जाति का दूसरी जाति से जो घृणा है उसका व्यवहार वो खत्म नहीं कर पा रहे हो, तो गिनती करने में क्या दिक्कत है। लेकिन ये सवाल उस रूप में नहीं पेश किया जा रहा। ऐसा लगता है हिंदू हिंदू कर देने से जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी। अरे मनुवाद का विरोध करना पड़ेगा और जातियों नफरत खत्म करनी पड़ेगी। इंसान इंसान से नफरत कर रहा है, इसकी कोई जगह होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन जब जाति जाति में लड़ाई होगी, ये देश गुलाम क्यों बना? ये देश गुलाम ही इसलिए बना कि देश की रक्षा करने का भार क्षत्रियों पर होगा। क्षत्रियों की संख्या मुट्ठी भर, वो क्या देश की रक्षा करते? देश की आबादी देश की रक्षा करती है, क्योंकि देश की आबादी का हर यूनिट, हर एक व्यक्ति देश प्रेम से जब ओतप्रोत होता है, देश के लिए जब मरने मिटने के लिए तैयार होता है, तब सीमा की रक्षा होती है। लेकिन इस मनुवादी व्यवस्था ने क्षत्रियों पर सीमा की रक्षा का भार सौंप दिया। मैं क्षत्रिय के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, एक जाति पर मैं कहना चाहता हूं कि एक जाति पर प्रदेश की या देश की रक्षा का भार सौंप दिया, तो देश को गुलाम तो होना ही था। गुलाम हुआ और हजारों साल, सैकड़ों साल कहेंगे, गुलाम रहा। तो जाति व्यवस्था के खिलाफ बोलने का मतलब जातीय जनगणना कराने से इसका संबंध नहीं है। आप जाति व्यवस्था के खिलाफ बोलिए, मनुस्मृति का विरोध कीजिए, जाति जाति का विरोध कीजिए, ऐसे काम का समर्थन कीजिए जिससे जाति व्यवस्था खत्म हो, आप सत्ता में हो। देश में आरएसएस देश भर में राष्ट्रवाद, देशभक्ति, तमाम चीजों की सीख देता है। जातिवाद के खिलाफ कितनी बार आरएसएस ने मुहिम चलाई? जाति व्यवस्था के खिलाफ कितनी बार ये लोग बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। ये जो स्थिति है, इस चीज को छिपाने के लिए राहुल गांधी के पॉलिटिकल विमर्श को ये बदनाम कर रहे हैं। राहुल गांधी कोई हिंदू धर्म से बगावत नहीं कर रहे, हिंदू धर्म के खिलाफ खड़े नहीं हैं, वो बस जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। तो जातीय जनगणना की बात करना क्या हिंदू धर्म के खिलाफ बगावत है? ये सोच ही कहीं न कहीं डर को दिखाता है। वो डर जिसके कारण सत्ता हिलने की आशंका पैदा हो गई है। हम आपको भी दिखाना चाहते हैं कि राहुल गांधी ने कल एक ट्वीट किया था, और वो ट्वीट क्या किया था? राहुल गांधी ने ट्वीट किया था कि मोदी जी, अगर आप जाति जनगणना को रोकने के बारे में सोच रहे हैं तो आप सपना देख रहे हैं। कोई शक्ति अब इसे रोक नहीं सकती। हिंदुस्तान का ऑर्डर आ चुका है। जल्द ही 90% भारतीय जाति जनगणना का समर्थन और मांग करेंगे। ऑर्डर अभी लागू कीजिए या आप अगले प्रधानमंत्री को ये करते देखेंगे। साफ तौर पर प्रधानमंत्री को कुर्सी से उखाड़ फेंकने की ये राजनीतिक धमकी है कि जनता जाग रही है, और इसके समर्थन में वो ग्राफिक्स भी आप देख रहे हैं। शुड देयर बी ए कास्ट सेंसस, क्या जातीय सर्वेक्षण होना चाहिए? तो 74% लोग कह रहे हैं हाँ, अगस्त 2024 में, और जो कुछ महीने पहले फरवरी 2024 में कह रहे थे 59% लोग हाँ। आप समझिए 59% से 74%, यानी 15% लोग बढ़ गए जातीय सर्वेक्षण कराने की मांग करने वाले, और इसका विरोध करने वाले जो 28% थे वो घट गए, 24% हो गए। इसी आधार पर वो कह रहे हैं कि 90% भारतीय जाति जनगणना का समर्थन और मांग करेंगे। हिंदुस्तान का ऑर्डर आ चुका है, ऑर्डर अभी लागू कीजिए या आप अगले प्रधानमंत्री को ये करते देखेंगे।
ये जो बात है कि जातीय सर्वेक्षण को लेकर के पूरे देश में एक जागृति आ रही है और इस काम में राहुल गांधी जुटे हुए हैं, ये उनका राजनीतिक टास्क भी हो सकता है। देखिए, हम इस बात को नकार नहीं सकते कि राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं उससे उनको राजनीतिक फायदा होगा, कांग्रेस को फायदा होगा, उनके सत्ता में आने के चांसेस बढ़ेंगे, ये उनका राजनीतिक उनकी चाल है। ये तमाम बातें हम मानते हैं, तमाम बातें मानते हैं। एक राजनीतिक व्यक्ति एक सामाजिक और आर्थिक मुद्दे को भी जब उठाता है तो उसका अंततः उसकी परिणति राजनीतिक लाभ के रूप में होती है और ये मंशा भी रहती है, इस बात को हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन इस मुद्दे की गंभीरता को हम कैसे इनकार करें, ये बड़ा सवाल है। आप मुद्दे को टाल नहीं सकते, मुद्दे को भरमा नहीं सकते, ऐसे तो भरमाया जाता है, लेकिन जब जनता मुद्दे को पकड़ लेती है, जब राजनेता मुद्दे से जुड़ जाता है, जनता से कनेक्ट हो जाता है, तो फिर मुद्दे को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो उसमें जनता की ताकत हो जाती है। राहुल गांधी ने जातीय जनगणना के मुद्दे को जनता की ताकत से जोड़ दिया है, इसमें उनकी कामयाबी है और यही कामयाबी नरेंद्र मोदी को परेशान कर रही है। नरेंद्र मोदी जो इस देश को हिंदू और मुस्लिम के आधार पर बांटकर वोट लेते रहे हैं, लेना चाहते हैं आगे भी, वो कश्मीर में धारा 370 बोलकर शेष कश्मीर के लोगों को, यानी हिंदुस्तान के बाकी हिस्से के लोगों को अपने साथ इमोशनली जोड़ते रहे हैं। वो राम मंदिर का मुद्दा उठा करके वो हिंदुओं को अपने साथ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते रहे हैं। इन सब का पर्दाफाश हुआ है और लगातार हो रहा है। राम मंदिर के मुद्दे पर तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्सपोज हो गई। राम मंदिर बना नहीं था, लेकिन उसको बना घोषित कर दिया गया, उसको पब्लिक डोमेन में डाल दिया गया, लॉन्च कर दिया गया, उद्घाटन कर दिया गया, और उद्घाटन के लिए कोई मुहूर्त सोहूर्त देखने की जरूरत नहीं थी। कहा कि ईश्वर के मंदिर का उद्घाटन करने में कोई मुहूर्त नहीं होता है, तब फिर तो ईश्वर के ही नाम से देश में सब कुछ होता है, तो मुहूर्त होता ही क्यों है। लेकिन सब कुछ कर दिया गया। भाई, उद्घाटन समारोह में नरेंद्र मोदी रहेंगे, आनंदी बेन रहेंगी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत रहेंगे। ये कौन सा हिंदू धर्म का प्रचार हो रहा था कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी? ये तो कुछ कुनबे का 2-4 लोगों का एक समारोह बनकर रह गया। राम मंदिर की जमीन के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ। अब बाद में पता चला कि मंदिर का छत भी टपक रहा है। ये सारी बातें जनता ने देखी, तो बीजेपी हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर राजनीति कर रही थी, इस बात को जनता ने समझा और राहुल गांधी ने एक बड़ा मुद्दा पकड़ा कि ये सरकार वास्तव में हिंदुओं के नाम पर सत्ता में रहते हुए कुछ लोगों का भला कर रही है, और वो कुछ लोग अंबानी अडानी जैसे लोग हैं, बड़े उद्योगपतियों की सेवा में ये सरकार लगी है। इसलिए इसका जवाब कैसे दिया जाए? तो क्या जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनको पिछड़ा छोड़कर केवल कुछ लोग सत्ता पर काबिज होकर राज करते रहेंगे? राहुल गांधी ने लैटरल एंट्री का सवाल उठाया। मैं थोड़ी प्रतिक्रिया ले लेता हूं, फिर इस विषय पर आऊंगा, क्योंकि हमारे दर्शक लगातार प्रतिक्रिया कर दे रहे हैं। सब इस चर्चा का अभिन्न हिस्सा है, उनको चर्चा में जोड़ते हैं। राठौर जी सुप्रभात कह रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी सुप्रभात। राज बहादुर सिंह जी गुड लिख रहे हैं, आपका धन्यवाद। और लक्ष्मी नारायण जी लिख रहे हैं, कास्ट सर्वे विल ड्रामेटिकली चेंज the basic principles of the society and thereby nation shall have growth in all sphere। कि जातीय सर्वेक्षण
ने नाटकीय रूप से समाज के मूलभूत सिद्धांतों को बदल दिया है और राष्ट्र को सभी क्षेत्रों में इस विकास का इससे फायदा मिलेगा या उससे ये बात जुड़ी हुई है। सुशील विश्वकर्मा जी गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं, आपको भी गुड मॉर्निंग है। What Modi is saying, New India can only be achieved by caste survey and its ancillary mechanism. मोदी जी जो जिस नई इंडिया की बात करते हैं उस लक्ष्य को जातीय सर्वेक्षण से ही हासिल किया जा सकता है और उसके मैकेनिज्म से। इसके अलावा वो लिख रहे हैं ऑल्सो थ्रू द नेशन विल बी ए कंटेंडर फॉर नंबर 1 इकोनॉमी पोजीशन इन फ्यूचर, और इसके जरिए ही राष्ट्र पहले पायदान पर भविष्य में आने का, दुनिया में इकोनॉमिकली पहले पायदान पर आने के लिए वो स्पर्धी हो सकता है, कंटेंडर हो सकता है, लक्ष्मी नारायण जी लिख रहे हैं। भूपेंद्र जी लिख रहे हैं जाति जनगणना होते ही बीजेपी की धर्म की राजनीति हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और देश को ऐसा पीएम मिलेगा जो कि विकास पुरुष होगा, न कि कोई ढोंगी बाबा। राठौर जी लिख रहे हैं राहुल गांधी अच्छे उद्देश्य के लिए अगर राजनीति कर रहे तो ठीक है, मोदी की तरह विभाजनकारी नीतियों से देश 50 साल पीछे जा चुका है। रुद्र लिख रहे हैं देखिए प्रेम जी, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं वो भी राहुल गांधी समझ रहे हैं, जो पॉलिटिक्स जानते हैं वो तो समझ ही रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आप भी समझ रहे हैं इस बात को। मनीष सैनी जी लिख रहे हैं गोला मार्ग नहीं देना चाहिए। और रुद्र जी लिख रहे हैं राजीव रंजन ने बताया राहुल गांधी क्या करते हैं। तो ये इन सारी प्रतिक्रियाओं के बीच हम लौटते हैं लैटरल एंट्री वाली बात पर। लैटरल एंट्री लेकर सरकार आई और फिर उसको वापस ले गई। यूपीएससी ने विज्ञापन निकाला और फिर प्रधानमंत्री कार्यालय के कहने पर उसको वापस लिया। फिर बीजेपी की पूरी टीम इस बात को साबित करने में लग गई कि कांग्रेस तो बहुत पहले से लैटरल एंट्री कर रही थी। अब ये लोग, जवाहरलाल नेहरू ने आर्यभट्ट को बुला करके एक मिशन में सौंपा, उसको भी लैटरल एंट्री बताएंगे। ये लोग स्वामीनाथन को, जो अमेरिका में कृषि वैज्ञानिक थे, उनको यहाँ काम सौंपा और उन्होंने हरित क्रांति कर दी, वो भी लैटरल एंट्री बताएंगे। जिस लैटरल एंट्री का विरोध आज हो रहा है वो मनमोहन सिंह का भी नाम लेते हैं, मोंटेक सिंह अहलूवालिया का भी नाम लेते हैं और कहते हैं कि वो लैटरल एंट्री थी। लेकिन आज जिस लैटरल एंट्री की बात की जा रही है वो विज्ञापन देकर के नौकरशाहों की नियुक्ति में लैटरल खोजा जा रहा है। अब जो लैटरल एंट्री नरेंद्र मोदी के रिजीम में सेबी में प्रमुख के रूप में हुई और सेबी प्रमुख ने किस तरीके से अडानी के साथ जुड़े रहने के बावजूद अडानी का ही केस देखा, हितों में टकराव को नजरअंदाज किया, सुप्रीम कोर्ट तक अभी इस मामले को संज्ञान में नहीं ले रहा है और दूसरे लोग संज्ञान में लाने की कोशिश कर रहे हैं। लैटरल एंट्री ये है जिसको वापस लेना पड़ा। कांग्रेस की सरकारों को कभी लैटरल एंट्री वापस नहीं लेना पड़ा क्योंकि उस लैटरल एंट्री का मंसूबा आरक्षण को खत्म करना नहीं था। इस बार सरकार दबाव में इसलिए आई क्योंकि सबको साफ साफ दिखा कि ये लोग उत्तर प्रदेश में जब सहायक शिक्षकों की भर्ती होती है तो उसमें वो आरक्षण लागू ही नहीं करते हैं। और ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं जब दलितों, पिछड़ों, इनकी नियुक्ति का सवाल आता है तो उसको लिख देते हैं कि ये एलिजिबल नहीं पाए गए। तो आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, नौकरी कम हो रही है। ऐसे में लैटरल एंट्री का विज्ञापन लाया जाना उसी दिशा में एक कदम था। राहुल गांधी ने यह बात लोगों को समझा दी
और यही कारण है कि ये इसका जनता को बात समझ में आई और सरकार को लैटरल एंट्री वापस लेनी पड़ी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हरिशंकर जोशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम, नमस्कार। हम चर्चा कर रहे हैं कि राहुल गांधी के तेवर से नरेंद्र मोदी हैरान परेशान क्यों हैं। हम ये भी चर्चा करने जा रहे हैं कि खुद नरेंद्र मोदी जी के सहयोगी दल उनका साथ छोड़ने के संकेत क्यों दे रहे हैं। अभी मैं एक जैसे ताजा खबर जो है वो ये है कि जनता दल यू ने कहा है कि नरसंहार में इजराइल संग भागीदारी न करे भारत, इजराइल को गोला बारूद न दे, इजराइल को इस तरह से समर्थन न करे कि वो फिलिस्तीनियों का नरसंहार करे। इस बारे में जनता दल यू ने बीजेपी को आगाह किया है और ये बड़ी खबर है। ये बड़ी खबर इसलिए है कि जेडीयू के समर्थन से यह सरकार टिकी हुई है। जेडीयू के सांसद ललन सिंह ने संसद के भीतर वक्फ बोर्ड पर भाषण देते हुए खूब सरकार की चाटुकारिता की थी। उसके बाद ऐसा लगने लगा था कि क्या जेडीयू का यही स्टैंड है। अब जेडीयू ने इस वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर भी ये स्टैंड क्लियर किया है कि वक्फ बोर्ड में जो कुछ भी बदलाव होगा वो मुसलमानों की सहमति से ही होगा। ये जेडीयू का मत है। तो जेडीयू के इस मत के सामने आने के बाद सरकार की एक बैसाखी ऐसे होती दिख रही है, ऐसे थी वो ऐसे होती दिख रही है। तो ये भी बीजेपी के लिए परेशानी का सबब है। तो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से इसलिए परेशान हो रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी ने एक ऐसा मुद्दा चुना है जिस मुद्दे को जनता ने पकड़ लिया है। अब जिस मुद्दे को जनता पकड़ ले वो ताकतवर हो ही जाता है मुद्दा। और जातीय सर्वेक्षण का मुद्दा, जातीय जनगणना का मुद्दा, सामाजिक आर्थिक आधार पर सर्वेक्षण का मुद्दा, एक्सरे का मुद्दा अब इतना बड़ा हो चुका है कि उसके लिए जो समर्थन है वो समर्थन भी अब बढ़ करके हो चुका है। देखिए 74% राहुल गांधी ने ट्वीट करके बताया था। फरवरी में जो 59% था लोग समर्थन कर रहे थे जातीय जनगणना का, अब 74% कर रहे हैं। और राहुल गांधी कह रहे हैं यह 90% होने वाला है और प्रधानमंत्री जी आप ये कीजिए या फिर दूसरा प्रधानमंत्री आकर ये करेगा। ये नरेंद्र मोदी को इतनी खुली चुनौती इससे पहले कभी किसी ने नहीं दी थी, इसीलिए राहुल गांधी से बीजेपी को डर लगता है। आप क्या कहेंगे हरिशंकर जोशी जी? देखिए, ऐसा है कि राहुल गांधी ने उनकी बैसाखी को टेढ़ा नहीं किया है। उनकी बैसाखी के जो नीचे बेस होता है उसे घिस दिया है। वो इतना स्लिपरी हो गया है, फिसलन भरा हो गया है कि वो इधर उधर हो रहा है। अब जिस तरह से जातिगत जनगणना की बात है, राहुल गांधी लगातार उस पर आक्रामक है और वो कटिबद्ध है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, कराई जाएगी। आप नहीं कराएंगे तो कोई दूसरा आकर कराएगा, आप हटिए दूसरा आकर कराएगा। तो ये जो राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस है, ये जो राहुल गांधी की अडिगता है, ये जो राहुल गांधी की ललकार है, इससे मोदी जी का और मोदी जी की बीजेपी का सत्ते में आ जाना और निश्चित तौर पर स्वाभाविक है। वो उसमें ऐसा नहीं है कि स्वाभाविक हो, उसमें भी वो अपने कुनबे को नहीं संभाल पा रहे हैं। चिराग पासवान को नहीं संभाल पाए। आपने देखा आरक्षण मसले पर जब बंद हुआ तो चिराग पासवान एक सुर में बोल रहे थे। भले ही वो थोड़ा बहुत ये कहें कि हम प्रधानमंत्री के साथ हैं, कोई साथ है तो वो कहेंगे, लेकिन उन्होंने खुलकर विरोध किया इस बात का। और साथ में आपने अभी केसी त्यागी का जो बयान दिखाया है कि इजराइल को देना बंद करें, तो ये केसी त्यागी ने खुद अपने मन से नहीं कहा है, ये नीतीश कुमार ने उनसे कहलवाया है। इन सब की दिक्कत ये है कि ये बिना अल्पसंख्यक वोटों के
इनका गुजारा नहीं हो सकता, चाहे वो नायडू हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, और चाहे वो चिराग पासवान हो। ऐसी स्थिति में इनका अब ये फंस तो गए हैं यहाँ पर। अब इनको कोई सत्ता की मलाई खाने का वो भी है, लालच भी है। तो अब एक तरफ इनका लालच है, दूसरी तरफ उनका बड़ा लालच है कि उनका आधार खिसक जाएगा, उनका जो जन समर्थन है वो खिसक जाएगा। तो अभी आप देखिए कि जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं इस सरकार में, रोजाना नायडू जो है वो दिल्ली आ रहे हैं, ये एक बड़ी खबर है। नायडू रोजाना दिल्ली आ रहे हैं, उनसे जो बजट में प्रावधान किया गया है या जो वायदा किया गया वो पूरा नहीं आ रहा है। वो कह रहे हैं करो, रोज फाइलें अपनी बढ़वाने के लिए आ रहे हैं या क्या करने के लिए आ रहे हैं। ये अंदर से जर्जर सरकार है। इसमें पहले दिन से ही ये वो उस लकड़ी से बनी सरकार है जिसमें घुन था। आप घुन वाली लकड़ी से कोई फर्नीचर बना दीजिए, कोई दरवाजा बना दीजिए, कोई आप कुछ और बना लीजिए, तो वो जिसमें घुन लगा हुआ है उसका एक दिन दरकना, उसका नष्ट होना स्वाभाविक है। तो वैसे ही इस सरकार अब स्थिति ये हो गई है प्रेम जी कि राहुल गांधी पर छुटभइये नेता, नाचने वाले, वो तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं कि मेंटल है, इसकी जांच होनी चाहिए। इस तरीके के कोई राहुल गांधी के परिवार के साथ में उसका फोटो वायरल करवा रही है बीजेपी की आईटी सेल, और फिर वो फैक्ट चेक में पकड़ा जा रहा है कि ये गलत है। हर बार ये मुंह की खाते हैं, हर बार इनको औंधे मुंह गिरना पड़ता है। लेकिन इस कदर बेहयाई और निर्लज्जता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। आप देखिए कि किस तरह से इन्होंने राहुल गांधी को डिफेम करने के लिए, उसका चरित्र हनन करने के लिए इन्होंने जो काम किए वो हमेशा इन पे उल्टे पड़े, लेकिन लगातार नहीं मानते हैं। एक और इनके यहाँ आ गई है कंगना, अजीब महिला है। वो क्या बोलती है उसे यही नहीं मालूम है, और क्यों उसको सांसद बनाया है ये नहीं मालूम है। वो राजनीति में क्यों है उसे यही नहीं मालूम है। अभी वो ये बयान दे, कभी वो राहुल गांधी के लिए बोलती है और कभी वो किसानों के लिए बोलती है। अभी हाल में ताजा देखा आपने, उसने कहा कि जो किसानों का आंदोलन वहां हो रहा था, बैठे हुए थे वहां बहुत। जोशी जी सर, देखिए कंगना क्या बोलती है, वो मूर्ख है, वो नासमझ है। अगर वो नासमझ नहीं कहेंगे आप, नासमझ और मूर्ख में अंतर होता है प्रेम। एक मिनट, वो अगर नासमझ मूर्ख अगर इस तरह से होती तो इसकी चर्चा नहीं बनती। वो चर्चा इसलिए बनती है कि कंगना जो बोल रही है उसको बीजेपी की उसका पूरा इकोसिस्टम उस बात को आगे बढ़ाता है, इंडोर्स करता है। यानी कंगना जो बोल रही है वो कंगना नहीं बोल रही है, वो बीजेपी बोल रही है। इसको इस रूप में देखा जाना चाहिए। जी जी, मैं वही कह रहा हूं। अब ये कहना कि वहां पर जो आंदोलन पर बैठे हुए थे वहां पर वो कई महिलाओं के साथ में रेप किया इन किसानों ने, तो ये इस तरीके की मतलब निर्लज्जता भरी बातें, इस तरह की बेबुनियाद बातें करते हैं। तो ऐसी 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 पार्टी जो है वो वही कर सकती है जो अंदर से। दरअसल क्या है कि कंगना, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कंगना एक टूल है, एक उपकरण है। वो इस तरीके के नैरेटिव फैलाकर मूल मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं। अभी राहुल गांधी कुछ कह देते हैं तो हड़कंप मच जाता है, पूरे देश में हड़कंप मच जाता है। राहुल गांधी चाहे चेतराम मोची के यहाँ पहुंचे, राहुल गांधी चाहे रामचेत मोची के यहाँ पहुंचे, या वो कश्मीर के दौरे पर हों, या वो कहीं भी हों, राहुल गांधी जहां पर होते हैं एक बड़ी लकीर खींच कर आते हैं। उस बड़ी लकीर को मोदी जी छोटी नहीं कर पा रहे हैं, और मोदी जी की लकीर अपने आप सिकुड़ी हुई नजर आ रही है। और अभी महाराष्ट्र में मोदी जी हैं। महाराष्ट्र में हर जगह कहते हैं महिलाओं की हम बहुत इज्जत करते हैं, मान करते हैं, मर्यादा करते हैं। महिलाओं के लिए तो देखिए 3 चीजों का भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, आरएसएस, इन्होंने कभी भी दलितों का और स्त्रियों का सम्मान नहीं किया।
ये हमेशा मतलब, और दलितों, स्त्रियों, आदिवासियों का इनके नजर में कोई सम्मान नहीं है। वो सब दो कौड़ी की वस्तुएं हैं, वो ह्यूमन बीइंग भी नहीं मानते हैं। इसलिए आदिवासियों के सिर पर इनके नेता जो है यूरिन करते हैं। ये भाई साहब, और उसके बाद में थोड़ी सी लीपा पोती, थोड़ा सा ये, और कड़ा दंड देंगे, और कुछ नहीं देते हैं। आप विश्वास मानिए कि मुंबई में जिस तरीके से घटनाएं हुई हैं, मैं हैरत में हूँ प्रेम जी के 72 घंटे में 9 दुराचार के मामले, ये उस मामले से अलग है। उसके ये जो जिस पर हंगामा चल रहा है, मैं तंग, मेरी जुबान पर नहीं आ रहा, भद्रा बत्ती कौन सा वाला मामला है थाने का, तो वो जिसमें आंदोलन है, उसमें हाईकोर्ट ने किस तरीके से भूमिका की कि साहब कोई आंदोलन बंद का आह्वान कोई व्यक्ति या राजनीतिक दल नहीं कर सकता, वरना उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करे। कमाल है। अगर राजनीतिक दल बंद का आह्वान नहीं करेगा, प्रोटेस्ट नहीं करेगा, ये तो सीधा सीधा लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों की अवहेलना है जो हाईकोर्ट ने की है। ये तो हद है। मतलब किसी भी तरह से आप किसी प्रोटेस्ट को लोकतंत्र में रोक सकते हैं क्या? दुनिया भर में कहीं रोका जा सकता है? हमारा संविधान कहता है कि प्रोटेस्ट को रोक दें, लेकिन ये करते हैं। इजराइल को गोला बारूद देते हैं। जी जी जोशी जी, प्रोटेस्ट और बंद दो अलग अलग बातें होती हैं। फिर भी जो आप कह रहे हैं, बंद करना भी राजनीतिक दलों का अधिकार है, मगर इससे पहले भी अदालतें कई बार बंद को गलत ठहराती रही हैं। लेकिन ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए लोग, राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग अदालत के इस फैसले का हमेशा विरोध करते रहे हैं। इस बार भी जब महाराष्ट्र में ये फैसला आया तो शरद पवार ने इस अपने बंद को क्या कहकर वापस लिया? यही कहकर वापस लिया कि हमें आगे सुप्रीम कोर्ट में जाने का वक्त नहीं है, तो उन्होंने वापस ले लिया। यानी वो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे, मगर अब वक्त था नहीं तो उन्होंने वापस लिया। तो ये एक टकराव का विषय है कि बंद को, क्योंकि बंद को मैं देखिए, मैं इसी टकराव पर सिर्फ एक बात कहता, मैं सिर्फ एक बात कहकर इस मुद्दे को समाप्त करूंगा। अभी उत्तर प्रदेश में एक बंद हुआ जो भारतीय जनता पार्टी ने बंद कराया। बंद का आह्वान भारतीय जनता पार्टी ने किया उत्तर प्रदेश में, और किस लिए किया कि बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और बांग्लादेश उन्हें एक अलग भूखंड दे ताकि वहां पर हिंदू सुरक्षित रह सके, यानी कि बांग्लादेश का विभाजन हो। इसके लेकर बंद किया, और जो बंद कराने वाले लोग थे वो फोर्सफुली बंद करवा रहे थे। मतलब जिन इक्का दुक्का, पहले तो जिस पार्टी का शासन है उसमें बंद होगा तो संभव ही नहीं है कि कोई व्यक्ति खोल दे। सबको मालूम है, एक पुलिस वाला डंडा दिखाकर शाम को कहेगा, डंडे की भी जरूरत नहीं है भैया, कल खोलनी नहीं है, ऊपर से हुक्म है, तो काम हो जाएगा। लेकिन तब ये न्यायपालिकाएं, तब ये बात क्यों, मतलब इसकी अगर भारतीय जनता पार्टी बंद का विरोध करती है और उसे जन विरोधी करार देती है, तो फिर उत्तर प्रदेश में उन्होंने जो किया वो क्या था? वो बंद क्यों किया? और फिर बांग्लादेश के विभाजन के लिए आप बंद कर रहे हैं। आपके कार्यकर्ता, मतलब इस तरह की मेरे पास फुटेज है, इस तरह की गालियां बक रहे हैं कि बंद कराने के लिए, जो कतई शोभनीय नहीं है, संसदीय नहीं है, माँ बहन की गालियां हैं। तो ये चाल चरित्र और चेहरा है। जी प्रेम जी। जी, फिर से हम इस बात को ये कहते हैं कि राजनीतिक दलों में किसी ने भी आज तक बंद का विरोध नहीं किया है। बंद बीजेपी के लोगों ने किया, तो अभी बंद, भारत बंद SC ST के सवाल पर भी हुआ। तो बंद हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक परंपरा का एक हिस्सा रहा है, और हाँ, बदलती परिस्थिति में
बंद कराने की क्षमता में कमी आई है, क्योंकि राजनीतिक दल पैन इंडिया लेवल पर अपनी पकड़ खोए हैं, जनता से कनेक्ट उनका कम हुआ है, इसलिए क्षमता में कम आई है। लेकिन अदालतों ने जब जब भी बंद के खिलाफ बोला है वो चिंता का विषय रहा है और उसको हमेशा ही आज भी वो अनसुलझा हुआ है। मैं कुछ प्रतिक्रियाएं लेना चाहता हूं। मैं सर यहाँ पर एक चीज और कहना चाहूंगा, 2 मिनट। सर, बंद में और हिंसा में अंतर होता है। मैंने कॉल किया कि आप अपने मतलब इस मुद्दे पर मैं बंद का आह्वान करता हूं, आपने स्वेच्छा से बंद किया, आपने स्वेच्छा से उसे बंद किया, तो ये आप मेरी कॉल है, मेरी बात आपको सही लगती है तो आपने बंद का समर्थन किया। तो इस तरह से तो जितने भी आंदोलन होते हैं, स्वतंत्रता संग्राम में जो आंदोलन हुए, चाहे वो भारत छोड़ो आंदोलन हो, चाहे शॉर्ट करते हैं, हम लोग ज्यादा बात कर रहे हैं इस विषय पर। जी, आप सही कह रहे हैं जोशी जी कि बंद के दौरान, बंद करने का मतलब ये नहीं कि बंद के दौरान हिंसा करेंगे या हिंसा होगी, लेकिन हाँ, हिंसा ना हो ये चुनौती प्रशासन की रहती है। लेकिन बंद को लेकर एक स्पष्ट मत है कि राजनीतिक दल बंद के साथ हैं, अदालत का फैसला उसके प्रतिकूल आ रहा है, जिसको कैसे टैकल करना है ऊंची अदालत में बात होगी, ये मुझे लगता है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं प्रतिक्रिया पर। प्रतिक्रिया में लक्ष्मी नारायण जी लिख रहे हैं, कास्ट सर्वे टू a substantial extent will put an hold on monopoly, but if mismanaged will increase cartels। कि जातीय सर्वेक्षण से जो मोनोपोली है वो तो रुकेगी, लेकिन अगर ये गलत तरीके से हुआ, मैनेज नहीं हुआ, तो इससे मुश्किलें और बढ़ेगी। अनवरुल हक लिख रहे हैं, राहुल गांधी जिंदाबाद। इस IS पटेल बैशाखी को धरातल से उठाकर हवा में लटका दिया है। प्रसन्न लिख रहे हैं, राहुल गांधी प्योर वर्ल्ड में नाम है, देश PM मोदी जी, लेकिन राहुल गांधी आगे हैं। मतलब वो कह रहे हैं दुनिया में राहुल गांधी का नाम है, देश में मोदी जी का, लेकिन राहुल गांधी आगे हैं। सुशील कैराती लिख रहे हैं, अब बचा ही क्या है, सभी देशवासी तो चाहते हैं जाति जनगणना हो, केवल 10% देशद्रोही नहीं चाहते हैं जाति जनगणना। लक्ष्मी नारायण जी लिख रहे हैं, JDU स्टेटमेंट इज पॉलिटिकल मोटिवेटेड, but whereas it should be the government principle not to provide arms or weapon to Israel to erase the country। जनता दल यू का जो बयान है वो राजनीति से प्रेरित है, लेकिन ये सरकार का सिद्धांत रहा है कि इजराइल को एक देश को खत्म करने के लिए हथियार नहीं दिया जाए। ये इसी बात को जनता दल यू दोहरा रहा है, राजनीतिक रूप से ये एक बड़ा बयान भी है। प्रसन्ना लिख रहे हैं कि राहुल गांधी का सामना में बीजेपी का कोई नेता नहीं, जो आदमी गरीबों का भला सोचे, गॉड इनके साथ है। राहुल गांधी सील खोल कर सत्य बोलते, गॉड भी खुश हैं। राहुल गांधी के व्यवहार से गॉड भी खुश हैं। वो आगे लिखते हैं, राहुल गांधी का बीजेपी नेता कोई भी पीछे पड़े, इनका लास्ट सब गॉड करने वाला है। भूपेंद्र लिखते हैं, जो लोग अब इजराइल के साथ खड़े हैं, उनके पापा दादा लोग आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के साथ भी खड़े थे, माफी वीर टाइप बनकर, लेकिन ना तो अंग्रेजों से इनको कुछ मिला, ना ही अब इजराइल से इनको कुछ मिलेगा। फारूक सिद्दीकी लिख रहे हैं, गुड मॉर्निंग, आपको भी गुड मॉर्निंग। रुद्र लिख रहे हैं, सर आप लोग केवल बीजेपी स्टेट ही दिखता है, कांग्रेस स्टेट में दलित के साथ क्या हो रहा है वो नहीं देखता। दलितों के साथ में रुद्रा जी पूरे देश में एक सामाजिक दुर्व्यवहार का माहौल है, दलितों पर अत्याचार का माहौल है, वो आज से नहीं है, जब से ये हिंदू समाज जाति व्यवस्था में चल रहा है तब से है। यहाँ बीजेपी शासित और कांग्रेस शासित का तो प्रश्न ही नहीं है, पूरे देश में दलितों पर जुल्म का प्रश्न है, छुआछूत खत्म करने का प्रश्न है। जातीय सर्वेक्षण, जातीय जनगणना की मांग भी इसीलिए की जा रही है कि सबकी आईना जो है देश के सामने आ सके, राजनीतिक रूप से कम यही कहा जा रहा है। लक्ष्मी नारायण जी लिख रहे हैं, सर इट वुड बी गुड फॉर द नेशन लेस वी टॉक ऑन हर स्टेटमेंट।
देश के लिए अच्छा होगा कि हम कंगना के स्टेटमेंट पर कम से कम बात करें। पीपल ऑफ मंडी आर रिपेंटिंग फॉर हैविंग इलेक्टेड हर एंड हैंगिंग देयर हेड्स इन शेम। मंडी के लोग पछता रहे हैं उनको चुनने के लिए और अपना सिर शर्म से छिपा रहे हैं। राठौर जी भूपेंद्र जी को नमस्कार कर रहे हैं, दोनों परस्पर नमस्कार। आईएस पटेल लिख रहे हैं, प्रेम सर ये रुद्र नाम का कुतर्की सुबह से आ जाता प्रोग्राम को खराब करने, प्लीज इसको ब्लॉक करें। प्रेम सर ये सारा दिन कुतर्क करता रहता है। आईएस पटेल जी वो कुछ कुतर्क करते हैं तब तो आप अपने हिसाब से तर्क देते हैं। तो जब तक कि बातचीत और संवाद की भाषा का स्तर अच्छा रहे, सबको बात रखने का अधिकार मिलते रहना चाहिए। हम किसी की बातों से बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाएं तो ये हमारी कमी है कि हम उनकी बातों से या फिर उनकी बात में इतना दम है कि हम परेशान हो रहे हैं। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि अच्छी भाषा में बातचीत आती है तो उसको आपको बियर करना पड़ेगा, अगर स्वीकार नहीं करना पड़ेगा तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। भूपेंद्र जी लिख रहे हैं, जब तक ओम बिरला जी कुर्सी पर काबिज हैं कंगना की सांसदी बरकरार रहेगी। जनता केवल इनकी फिल्में फ्लॉप करा सकती हैं या इनके खिलाफ मानहानि के मुकदमे जीतकर इनका आर्थिक नुकसान कर सकती है। रुद्र लिख रहे हैं, यूपी में आपसी विवाद को राहुल गांधी दलित वर्सेस ठाकुर करने की कोशिश की, इससे गंदा राजनीति क्या हो सकता है। खुद के स्टेट में फार्मर सुसाइड कर रहा है, सब कुछ का रेट इंक्रीज कर रहा है कर्नाटक गवर्नमेंट। तो रुद्र जी कर्नाटक गवर्नमेंट जन विरोधी फैसले कर रही है तो वहां के विपक्षी दल को निश्चित रूप से विरोध करना चाहिए, बीजेपी को, और वहां भी जनता दल सेकुलर है उनको निश्चित रूप से विरोध करना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी विरोध करें अगर उत्तर प्रदेश में तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको कर्नाटक बोल के चुप करा दिया जाए। तब क्या होगा ये कि कांग्रेस पार्टी की भी कुछ प्रदेश में सरकार है, बीजेपी की भी है। बीजेपी बोलेगी कि तुम भी चुप रहो और हमारे खिलाफ भी मत बोलो, तो सभी राजनीतिक दल चुप रहेंगे, गलत के खिलाफ नहीं बोलेंगे, तो नुकसान किसका होगा? जनता का होगा। इसलिए जिस किसी प्रदेश में गलत होता है तो राजनीतिक रूप से प्रतिरोध करने का, विरोध करने का जो हमारी परंपरा अपोजिशन के लिए रखी गई है, जनता की ओर से बोलने की, उसको मजबूत करना चाहिए। बोलने के लिए सबको प्रेरित करना चाहिए। प्रमोद भांकर जी लिख रहे हैं, राहुल गांधी और जयराम रमेश के अलग अलग बयान जाति आधारित जनगणना पर। ये हो सकता है, हालांकि मैं नहीं जानता कि कौन सी अलग अलग बयान है, मुझे नहीं पता, लेकिन बयान में डिफरेंस हो सकता है। जयराम रमेश पार्टी के प्रवक्ता हैं तो उस हिसाब से डिफरेंस होना नहीं चाहिए, व्यक्तिगत रूप से असहमत हो सकते हैं। दिनेश सिसोदिया जी लिख रहे हैं, राहुल गांधी देश की आंधी। और नागामणि लिख रहे हैं, राहुल गांधी निर्लोभी और एक निर्भीक इंसान है, उन्हें न किसी भी प्रकार का लोभ है न किसी भी बात का डर है, इसलिए हर बात को बेबाकी से रखते हैं। रुद्र लिख रहे हैं, कर्नाटक का कृषि गवर्नमेंट बोलता है फार्मर सुसाइड 5 लाख के लिए कर रहे हैं, इस पर राहुल गांधी चुप रहते हैं, लेकिन राहुल गांधी फार्मर कर रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि 5 लाख रुपया हासिल करने के लिए लोग सुसाइड कर रहे हैं। देखिए सबको पता है कि सुसाइड करने पर मुआवजा भी नहीं मिलता है। सुसाइड जब तक आर्थिक तंगी और इन कारणों से एस्टैब्लिश नहीं होता तब तक वो किसानों की आत्महत्या मान के मुआवजा भी नहीं दिया जाता है। इसलिए किसानों को पता है, और अगर कोई ऐसा करता है कि 5 लाख मुआवजा लेने के लिए सुसाइड कर लिया जाए तो एक तो ऐसा ये बात मानी नहीं जा सकती, लेकिन 1-2 केस ऐसा हो सकता है तो उस केस में उसको मुआवजा भी नहीं मिलेगा। लक्ष्मी नारायण जी लिख रहे हैं, सर प्रोटेस्ट इज नो मैन्स लॉस बट बंद इज ए लॉस टू समवन। कि प्रदर्शन से किसी का नुकसान नहीं होता लेकिन बंद से किसी का नुकसान होता है। लक्ष्मी नारायण जी, नफा नुकसान तो होता है लेकिन बंद आप याद
होता क्या है, जब गैर जरूरी बंद होता है तो ये बंद हमें नुकसान की ओर आकर्षित करता है, का ध्यान खींचता है। लेकिन जब जरूरी से बंद होता है तो हम सोचते हैं ये नुकसान छोटा है। बात समझिए कि बहुत सारे बंद स्वतः स्फूर्त हो जाते हैं। वो हम कहते हैं घटना घटती है किसी शहर में, कई बार देशव्यापी स्तर पर, राज्यव्यापी स्तर पर, और शहर या स्टेट या देश अपने आप बंद हो जाता है। तो उस समय जनता उस नुकसान को झेल करके बंद को प्राथमिकता देती है। यही वो अधिकार है हम जिसकी रक्षा करना चाहते हैं। कोई तीसरा आदमी नहीं बोलेगा कि बंद से नुकसान होता है। जबरदस्ती बंद थोड़े कराना है, बंद का कॉल किया जाता है। बंद तो जनता करती है, जैसा हरिशंकर जोशी जी कहते हैं, और हिंसा का तो कोई स्थान ही नहीं है। हिंसा करके थोड़े बंद होता है। ये प्रशासन की चुनौती है कि कोई हिंसा करता है तो इसको रोका जाना चाहिए। रुद्र जी लिख रहे हैं, क्रीमी लेयर एंड सब क्लासिफिकेशन पे कांग्रेस स्टेट स्वागत करती है, लेकिन राहुल गांधी इसका विरोध कर रहे हैं। ये डबल स्टैंडर्ड समझ में नहीं आता। देखिए, राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं, ये बात आपके मन की है। मैंने अब तक नहीं सुना है कि वो विरोध कर रहे हैं। सुशील विश्वकर्मा जी कह रहे हैं, पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के ज्यादा होता है, फार्मर्स का वेलफेयर ओनली स्टेट नहीं कर सकता जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी और एमएसपी नहीं देती। कृषि दोनों है समवर्ती सूची में आता है, लेकिन मूल रूप से सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी मानी जाती है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर नीति बनाने का सवाल होता है। ईप रिलीजन लिखते हैं, दलित समाज अपने नेताओं से प्रश्न करना कब सीखेगा? देश के सबसे महत्वपूर्ण चुनाव में क्या उन्हें पता था कि किसे चुनना है? जितने ट्वीट अब हो रहे हैं, क्या उसके आधे भी उस दौरान किए गए थे? बहुत जेन्युइन सवाल। भूपेंद्र जी लिख रहे हैं, जिस व्यक्ति ने 10 साल से हमें 15 लाख नहीं दिए, वह 25 साल बाद यूपीएस में फुल पेंशन कैसे दे देगा? ये यूपीएस की बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म पेंशन स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं। जोशी जी, ये जो आखिरी सवाल आया कि यूपीएस में पैसा मिलेगा, आज एक ट्वीट आया है इस पर जोशी जी, पवन खेरा का ट्वीट आया है। उन्होंने कहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे थोड़ी सी चर्चा करना चाहते हैं। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एससी एसटी के लिए नौकरी पाते समय अपर लिमिट कई जगह 37 साल तक है, तो वो लोग तो कभी 25 साल की नौकरी ही नहीं पूरी करेंगे, तो उनको यूपीएस कैसे मिलेगा? तो क्या सरकार ये चाहती है कि एससी एसटी का जो नौकरी पाने का अपर लिमिट है, उस लिमिट को हम मानेंगे ही नहीं? ये बड़ा सवाल उन्होंने रखा है। ये एससी एसटी के खिलाफ है ये कानून भी, कि 25 साल बाद आपको पूरा आधा पेंशन देंगे। पूरा पेंशन तो इसमें देंगे भी नहीं, 25 साल पूरा होगा तब, और 25 साल पूरा होगा ही नहीं। 37 साल हमारा अपर लिमिट है एससी एसटी का, तो 37 में आप जोड़िए, 25 साल पूरा होगा ही नहीं। इसका मतलब क्या एससी एसटी को यूपीएस का फायदा नहीं मिलेगा? जी देखिए, ऐसा है कि सरकार की नीयत अच्छी नहीं है, और ये जो स्कीम लाई गई है, चाहे यूपीएस की हो, आज इतने दिनों से ओपीएस के लिए, ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए बहुत सारे संगठन आंदोलनरत हैं और शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन और लाखों की संख्या में कई बार उन्होंने दिल्ली आकर दस्तक दी है, रामलीला मैदान में उन्होंने शांतिपूर्ण धरने प्रदर्शन किए हैं, लेकिन 10 सालों में जू नहीं रहेंगी। अब चूंकि मोदी कमजोर मोदी हैं, बैसाखियों पर मोदी हैं, और अगले चुनाव उनके सिर पे खड़े हुए हैं। उन्हें मालूम है कि हर मुद्दा उनके लिए उल्टा पड़ रहा है, 2-2 वोट के लिए उनको बैकफुट पर जाना पड़ रहा है। तो वो वाला नहीं है, अब मोदी है तो मुमकिन है। इसलिए ये इस तरह की स्कीम लाके दिग्भ्रमित करते हैं। जैसे इन्होंने महिला आरक्षण का जो बिल पास करवाया था संसद में आखिरी उसमें, तो आपने देखा प्रेम जी, उसमें वो क्या है, वो कब लागू होगी, लागू कब होगी, उसकी कोई आता पता नहीं है। जब जातिगत जनगणना होगी, जातिगत जनगणना कब होगी? जब राहुल गांधी की सरकार आएगी, यानी उसे भी राहुल गांधी लागू करेंगे। तो इस तरह से ये स्कीम जो लाए हैं, इसमें भी बहुत सारे झोल है। और ये स्कीम जब मैच्योर होने की स्थिति में आएगी, तब तक तो इनका आता पता ही नहीं होगा
ये तो अभी देख लीजिएगा, इस विधानसभा में, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, उसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड में इनकी जो स्थिति होने जा रही है वो उससे पता चल जाएगा। और जैसे ही कहीं पर चुनाव आते हैं तो गोदी मीडिया बहुत सक्रिय हो जाता है। फिर वो मूड ऑफ द नेशन बताता है कि मूड ऑफ द नेशन क्या है। कोई 40% बताता है, कोई 20% बताता है राहुल गांधी की लोकप्रियता, और मोदी को थोड़ा सा ऊपर रखता है लोकप्रियता में, कोई और ऊपर रखता है। इसी तरीके से आंकड़ों की बाजीगरी करके जनता को दिग्भ्रमित करने का, आम आदमी को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जाता है। और गोदी मीडिया जो है वो आजकल सिर्फ नैरेटिव सेट करता है और वही बोलता है जो आज से नहीं, पिछले 10 सालों से आपने देखा है प्रेम जी कि किस तरीके से उन्होंने ये काम किए हैं। तो अब ये जो यूपीएस है, यूपीएस भी एक तरीके से आई वॉश है। वो ये चुनाव निकल जाने दीजिए आप। और बहुत सारी जो चीजें हैं, इन्होंने लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में शुरू की, फिर वो लाडली महिला योजना पर चुनाव जीत गए मध्य प्रदेश में, फिर वो योजना बंद कर दी। अब वो योजना कहाँ चल रही है? अब वो हरियाणा में चल रही है, महाराष्ट्र में चल रही है। तो ये अब काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है ये। महाराष्ट्र में और जनता बहुत जी, महाराष्ट्र में जो लाडली योजना लाई गई है, आज महाराष्ट्र के लोग उस बच्ची के से यौन शोषण वाले मामले पर सड़क पर उतर कर महिलाएं कह रही हैं कि ये 1500 रुपया रखो, हमें हमारी सुरक्षा दो। 1500 रुपए से ज्यादा जरूरी है कि सुरक्षा हमारी महिलाओं को कैसे मिले। तो कई बार देखिए 1500 रुपए भी कारगर नहीं होते। जरूरी है, इज्जत जरूरी है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, सुरक्षा जरूरी है, इज्जत जरूरी है, और जनता को आज वही चाहिए। और जो ये सरकार देखिए, अब बहुत साफ हो गई हैं चीजें। अब ऐसा नहीं है कि चीजों पर कोई पर्दा पड़ा हुआ हो। कोलकाता में दुर्घटना होती है, एक डॉक्टर के साथ में दुराचार होता है, तो पूरा देश उसका विरोध करता है। ऐसा नहीं है प्रेम जी, आपने भी विरोध किया, मैंने भी विरोध किया। और जो लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ये लिखते हैं ना कि आप मध्य प्रदेश में होता है तो लिखते हैं, और कर्नाटक में होता है तो नहीं लिखते हैं, झारखंड में होता है तो नहीं लिखते हैं, लेकिन हम नहीं बोलते हैं। हमने कोलकाता का जो विरोध है किया, और कहीं भी अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं, नारी उत्पीड़न का मामला होता है, हमारा बिल्कुल क्लियर कट स्टैंड है कि हम उसके पक्ष में नहीं है। लेकिन सोचने की बात यह है कि कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता है और महाराष्ट्र में हाई कोर्ट बंद के लिए प्रतिबंध लगाता है। सुप्रीम कोर्ट क्यों संज्ञान नहीं लेता भाई? जब वो बिहार में जो घटना हुई, उत्तर प्रदेश में जो घटना हुई, 90 घटनाएं महीने में हो रही हैं स्टेट में, तो फिर वहां संज्ञान क्यों नहीं लेता? कोलकाता में क्यों संज्ञान लेता है? क्यों एक मतलब निर्भया के बाद में फिर एक नैरेटिव आता है वहां का, कोलकाता का? ये सोचने की बात है। ये कौन सी शक्तियां हैं जिससे न्यायपालिका भी प्रभावित हो रही है? ये प्रभावित होना ही मैं कहूंगा। ऐसा स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लेते भाई? स्वतः संज्ञान, आप एक जगह पर स्वतः संज्ञान लेंगे, दूसरी जगह पर स्वतः संज्ञान नहीं लेंगे, फिर कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के पास में बहुत सारे मामले हैं, बहुत व्यस्तता है। ठीक है, फिर बहुत व्यस्तता है तो कोई एक ऐसी स्वतः संज्ञान करने वाली एक बेंच अलग से गठित कर दीजिए। जी प्रेम जी। जी जोशी जी, आप स्वतः संज्ञान की बात कर रहे हैं। बंगाल के साहित्यकार स्वतः संज्ञान ले रहे हैं, वो अपने पुरस्कार लौटाने की घोषणा कर रहे हैं। अब समझिए, भारतीय जनता पार्टी के रिजीम में भी किसी समय बड़ी संख्या में मॉब लिंचिंग के खिलाफ लोगों ने पुरस्कार, महान हस्तियों ने अपने पुरस्कार वापस किए थे, तो उसको बीजेपी ने क्या गैंग बोला था, सम्मान वापसी गैंग बोल करके पुकारा था। मीडिया ने भी सम्मान वापसी गैंग करके पुकारा था। क्या पश्चिम बंगाल में जो लोग सम्मान वापस कर रहे हैं वो भी, उसको भी उसी तरीके से बीजेपी बुलाएगी, सम्मान वापसी गैंग? ये मैं बस ध्यान दिला रहा हूँ। लेकिन फिर से अपने उस मुद्दे पर वापस आता हूँ जहां पर मुझे समापन भी करना है, वो ये कि
राहुल गांधी जो कदम उठा रहे हैं उससे भारतीय जनता पार्टी और खासकर नरेंद्र मोदी वो हैरान है, परेशान है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे क्या करें। हर बात में भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि कांग्रेस ऐसा करती थी, वो अपनी गिरेबान में झांक ले। तो कांग्रेस ऐसा करती थी, वो गिरेबान में झांक ले, और आप क्या करें? आप कांग्रेस की नीतियों को आगे बढ़ाएं जिसकी आप स्वयं निंदा कर रहे हैं। आप कांग्रेस के बारे में बोलते हैं कि वो लेटरल एंट्री करती थी, तो आप क्यों कर रहे हैं? आप कांग्रेस के रास्ते पर चलना चाहते हैं। कांग्रेस की जिन नीतियों को बीजेपी गलत मानती है, उन्हीं नीतियों को क्यों आगे बढ़ा रही है, ये बड़ा सवाल है। पूरी बीजेपी राहुल गांधी के खिलाफ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। अब बताइए, राहुल गांधी देश का मुद्दा है क्या? पूरा कभी भी अपोजिशन में ने भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ में कोई पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की होगी, आज तक नहीं। किसी मुद्दे पर नरेंद्र मोदी का विरोध होता रहा है, रोज होता है, लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ में पूरे देश में बीजेपी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो राहुल गांधी के बारे में गलत डिस्टोर्ट करके तथ्यों को रखा जा रहा है। तो ये पूरी बीजेपी राहुल गांधी के खिलाफ क्यों हो गई है, ये छोटा सा आप समापन में जनता को समझा दिए कि राहुल गांधी के खिलाफ नरेंद्र मोदी और बीजेपी क्यों हो गए। देखिए, ऐसा है कि राहुल गांधी आज सच के साथ है, और राहुल गांधी सच के साथ है तो पूरा अवाम सच के साथ है, पूरे जनता आम आदमी सच के साथ है। यानी सच के साथ होना, राहुल गांधी के साथ होना, ये एक अवधारणा बन गई है। और मोदी जी के इतने सारे उनकी गलत बयानियां हैं, झूठ कहना थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा प्रधानमंत्री के लिए। बोलते तो वो झूठ नहीं सवा झूठ है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो ये गलत बयानियां हैं, ये जनता से उनका विश्वास जो है वो निश्चित तौर पर हट चुका है, इसलिए ये सब बातें हैं। और राहुल गांधी की आवाज जो है वो आज आम आदमी की आवाज बन गई है, वो आम आदमी के बीच में है। ये इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। किसी भी सर्वे में ये नहीं दिखाया कि राहुल गांधी का ग्राफ नीचे जा रहा है, उन्होंने लिखा ग्राफ ऊपर जा रहा है। उन्होंने ये तो छुपा लिया कि ग्राफ शीर्ष पर है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहने की हिम्मत जुटा पाए कि वो ग्राफ नीचे जा रहा है। तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी, और जिस तरह से राहुल गांधी संघर्षरत हैं, जिस तरह से लड़ रहे हैं, और लगता है कि वो अभी बहुत सारी चीजें जो हैं आप राहुल गांधी में नहीं देखेंगे। हो सकता है कि राहुल गांधी कल को सत्ता का त्याग भी कर दे, कहे कि मेरा सत्ता मोह नहीं है, और लीडर ऑफ पोजीशन बने हैं वो, लेकिन वो एक अलग स्थिति है। तो बिना लोभ मोह के वो व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, मुझे ऐसा लगता है। जी प्रेम जी। मैं अब एक सवाल है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज विल गेट्स यूपीएस, व्हाट अबाउट अनएम्प्लॉयड? थोड़ा सा अपने सवाल पर ध्यान दीजिए। अनएम्प्लॉयड है तो क्या एम्प्लॉइज से भी एम्प्लॉयमेंट छीन करके उनको भी अनएम्प्लॉयड बना दिया जाए? एम्प्लॉयमेंट के लिए अनएम्प्लॉयड क्यों कोशिश करते हैं? अपनी जरूरतों के लिए, और वो हक जो उससे जुड़ा हुआ है उसको पाने के लिए। तो जो यूपीएस है या पेंशन है, पेंशन सरकारी कर्मचारियों को अंग्रेज दिया करते थे, और आज हम कह रहे हैं कि हम क्यों दें, बाकी लोगों को नहीं मिलता है। अरे बाकी लोगों को कैसे मिले वो सोचिए, कि जिसको मिल रहा है वो भी छीन लेने के लिए आप कहेंगे। यहाँ पर सोचने की आवश्यकता है। तो चलिए, आज और भी प्रतिक्रियाएं तो लगातार आ रही है। राहुल गांधी जी इज राइजिंग सन इन इंडियन पॉलिटिक्स एंड बीजेपी हैज डिटरमिन्ड दिस that whatever Rahul Gandhi ji says and does, that should be protested by BJP. राहुल गांधी भारतीय राजनीति का उगता हुआ सूरज है। बीजेपी प्रतिबद्ध है कि जो कुछ भी राहुल गांधी करते हैं, कहते हैं, करते हैं, उसका बीजेपी प्रोटेस्ट
करेगी। तो चलिए इसी नोट के साथ में कि इसमें कोई तर्क नहीं है कि राहुल गांधी का विरोध क्यों किया जाए, बीजेपी को करना है इसलिए वो विरोध करेगी। राहुल गांधी का विरोध से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि एक सरकार में रही पार्टी अपने कामकाज से जनता को अपने साथ कर ले, विरोध अपने आप खत्म हो जाएगा। इसी नोट पर आज की चर्चा को विराम देने का वक्त। हरिशंकर जोशी जी, आपका बहुत बहुत आभार और आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार जो लगातार हमारे साथ जुड़ते हैं, जुड़े रहते हैं। और अगर आपको प्रणाम इंडिया चैनल में जुड़ना अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए। इसी औपचारिक अपील के साथ हमें दीजिए इजाजत।